हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट होंगे। ठीक है, आप आराम से पढ़ रहे होंगे क्योंकि जेएसएससी जो है वो क्या की है ना कि अपना एग्ज़ाम जो कैलेंडर है उसे पब्लिश कर चुकी है। तो हम लोगों को एक आइडिया मिल चुका है कि यहाँ से यहाँ तक अब एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि संभावना है कि अब इस माह में हमारा एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा। और उत्पाद सिपाही वाले स्टूडेंट तो जी जान लगा के लग जाइए क्योंकि बहुत जल्द इनका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग झारखंड का सीरीज स्टार्ट कर किए थे। ठीक है, उसमें आपका झारखंड की जो इतिहास में क्या क्या स्थितियाँ थी उनको मैं कुछ वीडियोज़ में कवर अप करवा चुकी हूँ। ठीक है, और अभी हम लोगों ने झारखंड की जनजातियों को पढ़ना स्टार्ट करी है। उनमें हम लोगों ने कल देखा कि संथालों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में आज बारी है झारखंड की दूसरी सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है उरांव, उनके बारे में हम जानेंगे। उनकी रहन सहन, उनकी कल्चर, सबके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो जो इससे पहले जो अपलोड हो चुकी है ना, आप लोग एक बार उन्हें ज़रूर चेक कर लें। तो आइए आज की क्लास का शुरुआत हम लोग करते हैं। उरांव जनजाति, देखिए उरांव जनजाति की महत्वपूर्ण बातें में हम लोग देखेंगे कि यह झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यानी कि ये टॉप 2 में है। मतलब कि जनसंख्या में ये टॉप 2 में है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप 1 में कौन थी, तो टॉप 1 में एक जनजाति थी, वो थी संथाली। ठीक है, जो कि पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया में जनजातियों में कौन सी रैंकिंग रखती है संथाल, तो तीसरी। और अगर मैं बात करूँ उरांव की, तो ऑल ओवर इंडिया में इनकी स्थान क्या है, तो 6th है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में जनजातियों में। ठीक, ये आप लोग को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जनजातियों की कुल संख्या में इनका प्रतिशत 19.86% है। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो कुल जनजातियाँ जो होती हैं उनकी जनसंख्या में अगर बोला जाए कि उरांवों की संख्या कितनी है, तो 19.86% होती है। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण दक्षिणी छोटानागपुर एवं पलामू प्रमंडल में है। देखिए इनका जो जमावड़ा है ना, वो दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल में है। झारखंड में 90% उरांव जनजाति का निवास इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त संथाल परगना, उत्तरी छोटानागपुर तथा कोल्हान प्रमंडल में भी इनका निवास स्थल है। ठीक है, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उरांव जनजाति का जो मूल स्थान है वो कहाँ माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका दक्कन। उरांव स्वयं को कुड़ुक कहते हैं ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। कुड़ुक कहने का आशय है कि बोलते हैं कि हम एक मनुष्य हैं। उरांव कुड़ुक भाषा भी बोलते हैं, है ना, जो कि कौन सी भाषा परिवार का समूह है, तो ये है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है ना। ये अपने आप को क्या बोलते हैं, तो कुड़ुक होता है, इसका अर्थ होता है मनुष्य। इनकी भाषा परिवार तो ये द्रविड़ हो जाती है, लेकिन अगर इनकी पूछी जाएगी प्रजाति, तो ये प्रजाति क्या है, और ऑस्ट्रोलाइड प्रोटोस्ट्रोलाइड है, जो कि सभी जनजातियाँ प्रोटोस्ट्रोलाइड में ही पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक इन्हें को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। भाषाई आधार पर इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। मैंने पहले भी बताया कि इनकी जो जनजाति भाषा समूह है वो किन से है, तो वो द्रविड़ से है। ठीक, और अगर प्रजाति से पूछा जाए तो ये क्या होगा, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। ये होती है प्रजाति। ठीक है, उसके बाद में देखिए यह झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति है। यही कारण है कि झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का हुआ है। देखिए हमारे आम जिंदगी में भी शिक्षा का कितना महत्व होता है वो हम लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ अन्य जनजातियों की ज़िंदगी पूरा एकदम क्या बोले
मजदूरी करते हुए जाती है, जबकि उरांव एक ऐसी जनजाति है जो काफ़ी शिक्षित हैं और ये जागरूक भी काफ़ी जनजाति हैं, ठीक है। और ये इनको एक ऐसी जनजाति है ना, इनको गांव में रहना पसंद नहीं होता, ये ज़्यादातर शहरों में निवास करते हैं और ये काफ़ी डेवलप्ड हैं। इसलिए इनका भी विकास ज़्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये शिक्षित भी हैं और जागरूक भी हैं। उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक है तथा इनकी लिपि का नाम तोलोंग सिकी है, जिसका आविष्कार डॉक्टर नारायण उरांव किए हैं। देखिए, इनकी जो भाषा है कुड़ुक है ना, जो ये बोलते भी हैं और ये खुद को भी कुड़ुक बोलते हैं। तो इनका कुड़ुक भाषा को कैसे लिखा जाए, ये इनकी लिपि होती है जिनका नाम क्या है, तोलोंग सिकी। और इनके जो खोज करता है वो है डॉक्टर नारायण उरांव। और इनका जो जन्म है ना नारायण उरांव का, वो कहाँ हुआ है, गुमला में हुआ है। गुमला में भी कहाँ हुआ है, तो सीसई। देखिए यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप लोग मतलब ये क्लास जब एंड हो जाएगी ना, उस टाइम इनका जो भी है स्कैन करके हम आपको PDF फॉर्म में डॉक्टर नारायण उरांव के बारे में आपको हम मतलब टेलीग्राम में प्रोवाइड कराएंगे। उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, तोलोंग सिपी लिपि की टाइपिंग हेतु विकसित कंप्यूटर फ़ॉन्ट का नाम कैली तेलोंग रखा गया है। यानी कि देखिए, जो तोलोंग सिकी होती है ये कंप्यूटर में भी टाइप होती है। तो इनका जो कीबोर्ड, इनका फ़ॉन्ट विकसित हुआ है, उनके लिए क्या फ़ॉन्ट है, तो ये है कैली तेलोंग। जैसे हम लोग टाइपिंग के लिए होता है ना कि कृतिदेव 10 हो गया, ये हम लोग हिंदी टाइपिंग करेंगे कृतिदेव 10 से। तो इसी प्रकार अगर हमको कुड़ुक टाइपिंग करना है तो हमें कौन सी एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, तो ये कैली तेलोंग है। देखिए, समाज और संस्कृति। अब हम लोग देखेंगे कि उरांव जनजाति हैं, उनकी समाज और संस्कृति किस प्रकार की है। उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन शरद चंद्र राय ने किया था तथा इनके अनुसार उरांव जनजाति में कुल 68 गोत्र पाए जाते हैं। देखिए, आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किन्होंने किया था, तो आपकी आंसर होगी शरद चंद्र राय। इनके अनुसार जो उरांवों की जो गोत्र है वो कितनी है, तो 68 है, ठीक है। और शरद चंद्र राय की एक पुस्तक भी है, जो पुस्तक में 68 गोत्र का मतलब जिक्र किए हैं। वो बुक का नाम है द उरांव ऑफ छोटा नागपुर। ठीक है। देखिए, जनजाति का जो उरांव जनजाति, उनका प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन कौन किए, तो शरद चंद्र राय। और शरद चंद्र राय जो है वो बोले कि इनके अनुसार क्या है, 68 गोत्र हैं उरांवों में। इन्होंने 68 गोत्र का जिक्र किस बुक में किया है, तो ये है द उरांव ऑफ छोटा नागपुर। ये बुक है इनका, जो शरद चंद्र राय लिखे हुए हैं। देखिए, झारखंड का जब हम लोग मतलब विविध पढ़ेंगे या मिसलेनियस पढ़ेंगे, उस समय इस बुक का नाम आ सकता है। तो इनका राइटर कौन है, तो शरद चंद्र राय। इनके अनुसार कितने गोत्र हैं, तो 68। उरांव जनजाति का मुख्यतः 14 गोत्र यानी किले में विभाजित किया जाता है। हम लोग पहले भी पिछले टाइम ही देखे थे कि जो गोत्र होते हैं है ना, जिन्हें हम लोग सामान्य परिचय में देख चुके हैं कि इन्हें क्या बोला जाता है, टोटम। तो ये यहाँ पर उरांव में क्या है कि किली बोला जाता है, और संथालों में भी किली ही बोला जाता था। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी इनकी गोत्र होती है ना, उनका ये लोग उपयोग नहीं करते हैं। जैसे किंडो का मछली है तो ये मछली नहीं खाएंगे। उसी प्रकार से गोत्र और प्रतीक हम लोग कुछ मतलब मेन होती उनको देख लेते हैं। तो किस्टो पट्टा, ये सुअर की अंतड़ी इसका प्रतीक होता है। केरकेटा गोरैया पक्षी, खाखा कौआ, गाड़ी या तिक्का बंदर, तिरकी चिड़िया, बेग नमक, मिंज सांपाकार मछली, सांप के आकार की मछली होती है। बारला या बाड़ा, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बट वृक्ष। किंडो मछली, खलखो मछली, लकड़ा बाघ, बरवा जंगली कुत्ता, कुजूर लता, मुंजनी लता, खोया जंगली कुत्ता, खैस धान, एक्का या फिर कच्छप, इनकी प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कछुआ। टोपो छोटी चिड़िया, बाखला घास, और
तारा, तो इनकी कोई एक कभी मतलब प्रतीक चिन्ह यहाँ पे नहीं दिया गया है बुक में। रुंडा का लोमड़ी। इसमें गोदना यानी कि टेटू प्रथा प्रचलित है। महिलाओं में गोदना को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। हम लोग जो है मतलब जब हम लोग संथाल जनजाति देख रहे थे उस समय क्या था कि अगर लड़के, देखिए आप लोग थोड़ा सा ना मतलब सारी जनजातियाँ तो एक दूसरे से मिली हुई है, कुछ ना कुछ चीज़ मिलती ही है, सामाजिक सांस्कृतिक जो भी है वो मिल रही है, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग इसको एक रिलेट करके पढ़ें, तो इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए मेल मतलब संथालों में क्या था कि अगर लड़के के हाथ में सिक्का का मतलब टैटू नहीं रहेगा तो उनसे लड़कियां शादी नहीं करेगी। जबकि उरांव में क्या है कि यहाँ पे महिलाओं में गोदना को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे लड़कियां ज़्यादा टैटू करवाती हैं। उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, यानी कि उरांव जो जनजाति हैं उनमें क्या है कि एक गोत्र में शादी नहीं होती है। और जनरली हर एक मतलब जनजाति में आप यही देखेंगे कि वहाँ पे समगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है, ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस है, अगर वो आएंगे आगे तो उनको भी पढ़ा जाएगा, लेकिन 99.9% है कि समगोत्रीय यहाँ विवाह निषिद्ध होता है, यानी कि निषेध होता है। इसमें क्या होता है कि एक गोत्र से अगर जनजाति होते हैं तो वो कहा जाता है कि वो भाई और बहन होते हैं, आपस में इनकी शादी नहीं हो सकती। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। यानी कि देखिए ये जो आयोजित विवाह है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है और ये सबसे अच्छी विवाह भी है, क्योंकि इसमें वर पक्ष को जो है वधु मूल्य देना पड़ता है। इस जनजाति में सेवा विवाह की भी प्रथा प्रचलित है, जिसके अंतर्गत भावी वर कुछ समय तक भावी वधु के परिवार की सेवा करता है। हम लोग सेवा विवाह में पिछले क्लास में देख चुके थे जब सामान्य परिचय था उस टाइम, कि जो होने वाला वर है या जो लड़का है जिस लड़की से शादी होगा उनके घर में जाएगा, वो रहेगा कुछ दिनों तक, उसके बाद में शादी होगी, तो ये होता है आपका सेवा विवाह। इस जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन होता है, यानी कि देखिए अगर कोई किसी कारणवश विधवा हो जाता है, किन्हीं का पति या पत्नी मरता है, तो उनमें क्या है कि विधवा विवाह का भी प्रचलन होता है। इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का और लड़की के बीच शादी नहीं किया जाता है। ये बहुत जगह देखा जाता है कि एक ही गांव में शादी कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उरांव में है कि आपको अलग अलग गांव से होना पड़ेगा। इस जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु सहिया का चुनाव किया जाता है। देखिए ये जो सहिया का चुनाव जो होता है ना, ये कब होती है पता है? प्रत्येक देखिए जिसमें सहियारों कहा जाता है, ठीक है। इनको जो आयोजन होता है सहिया का, उनको क्या बोला जाता है? सहियारों कहा जाता है। ये प्रत्येक वर्ष की धनकटनी के बाद सहिया चयन समारोह का आयोजन होता है। यानी कि देखिए मान के चलिए इस बार हम मतलब किन्हीं से सहिया लगाते हैं, तो फिर इनकी आयोजन कब होगी? तो 3 वर्ष बाद होती है, और इनको क्या बोला जाता है? तो सहिया चयन समारोह बोला जाता है। इस जनजाति में आपसी मित्रता की जाती है। सहिया में क्या होता है ना, हम लोग आसपास को भी देखते हैं कि सहिया में क्या होता है कि एक परिवार दूसरे परिवार से उनमें कोई मतलब ब्लड रिलेशन नहीं होता है, लेकिन एक मुंह से बोला हुआ रिश्ता को बोलते हैं ना कि काफ़ी हद तक उसको निभाया जाता है, तो वही होता है कि आपसी मित्रता को बनाता है, प्रेम और सौहार्द को बढ़ाता है, ठीक है। तो इस लड़कियां इस प्रकार बने मित्र को गोई या फिर करमडार तथा लड़के लार या संगी कहते हैं। यानी कि देखिए लड़का मतलब लड़कियां इस प्रकार बने मित्र को क्या बोलेगी? अगर लड़की बना रही है किन्हीं को सहिया तो वो बोलेगी गोई या फिर करमडार, और लड़के क्या बोलेंगे? लार या फिर संगी। विवाह के उपरांत लड़की विवाह के उपरांत लड़कों की पत्नियां आपस में एक दूसरे को लारिन या संगिनी बुलाती हैं। देखिए विवाह के उपरांत जब लड़कियों की पत्नियां होती है, यानी कि मतलब 2 लड़के हैं उनकी पत्नी आपस में क्या बुलाएंगी? उनको लारिन या फिर संगिनी। इस जनजाति में परिवार की संपत्ति केवल पुरुषों का अधिकार होता है। अब यहाँ पर देखिए इनकी इनकी भी क्या होती है ना कि थोड़ा सा 5 मिनट में टाइम लूँगी। देखिए इस जनजाति में क्या होता है कि केवल पुरुषों का अधिकार होता है ना, इसका संपत्ति में। अब पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता है, समझिएगा।
पुत्री का अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर आप दत्तक पुत्र लेते हैं, दत्तक पुत्र समझ रहे ना, रानी लक्ष्मीबाई जी, जो उसको अंग्रेज उसको दत्तक पुत्र मानना मना कर दिया था, यानी कि इनको गोद लिया हुआ पुत्र अगर अपना गोत्र का हो, सेम गोत्र का रहा, मान के चलिए अगर ही इनका माता पिता जो है वो खलखो है, ठीक है, और लड़का दत्तक पुत्र भी खलको है, तो वो क्या करेगा ना कि उसको पूर्ण अधिकार मिलता है, इसको सिर्फ भूइंहारी जमीन, ये जो इसकी माता पिता भी अगर सेम मतलब गोत्र के हो गए तो दत्तक पुत्र को सिर्फ भूइंहारी जमीन छोड़ करके बाकी सारे संपत्ति में इसका आधार होता है। और अगर बाय चांस अगर कोई अपना है जो बोलेगा कि नहीं हम अपना बेटी में ही खुश हैं, तो अगर पुत्री है और उसका जो जमाई है यानी कि दामाद है, तो उनको क्या मिलेगा ना, उनको सिर्फ राजहंस की भूमि पर अधिकार मिलता है, बाकी और किसी चीज़ में अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपका लड़की को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात का जिक्र मैंने किया है। ठीक है, देखिए सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण, यानी कि देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे संथालों में कि ये लोग अपने तब व्यवस्था का अलग अलग नामकरण होता है, तो आज हम लोग उसी को देखेंगे। युवा गृह, ये तो बहुत ज़्यादा बीबीआई है, इस पे एक मूवी भी बनी थी घुमकुरिया। ठीक है, युवा गृह को क्या बोलते हैं तो घुमकुरिया, और पंचायत को क्या पंचोरा, धार्मिक प्रमुख को पाहन, ग्राम प्रधान को महतो या मुखिया, नाच का मैदान को अखरा। नाच का मैदान बोले या फिर इनको बोले पंचायत, तो यहीं पर अखरा में ही होता है, वाद विवाद का सुलझ भी होता है और साथ साथ में आपका ये नाच का मैदान भी होता है। और युवा गृह की बात करें कि मैडम आपने घुमकुरिया के बारे में बताया नहीं, तो घुमकुरिया आगे आपकी टॉपिक में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस जनजाति में त्योहार के समय पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र करैया तथा महिलाओं द्वारा पहनने जाने वाला वस्त्र क्या होता है, खनरिया होता है। यानी कि देखिए पुरुष जो पहनेगा मतलब त्योहार के समय उनका वस्त्र का नाम क्या है, केरया, तथा महिलाओं का खनरिया। उरांव जनजाति सामान्यतः पितृ संतात्मक तथा पितृवंशीय होते हैं, यानी कि ये मतलब मेल डोमिनेटेड होते हैं, यानी कि जो उनके फादर हैं उनकी भी मतलब यही चलेगी, माँ का वंश नहीं चलेगा, यानी माँ का सरनेम नहीं आएगा, बच्चा यदि पैदा होता है तो वो बाप के सरनेम पे जाएगा। उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को यदुर कहते हैं, और यदुर है ना, यदुर ये क्या होता है, मेल डोमिनेंट होता है, यानी कि ये पुरुष प्रधान एक नृत्य होता है। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वैशाख में विशु सेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा तथा वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर जेठ शिकार कहते हैं। उरांव द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को दोराहा शिकार कहा जाता है। यानी कि देखिए प्रत्येक वर्ष वैशाख है ना, तो आज अभी क्या चल रहा है, वैशाख, अभी ये लोग क्या करेंगे तो विशु सेंद्रा करेंगे। फागुन में, तो फागुन अभी से 2 महीना पहले पार हो चुका है, होली के टाइम, होली हम लोग कब मनाते हैं जी, तो होली कब मनाते हैं, तो होली फागुन पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, तो फागु सेंद्रा तथा वर्षा ऋतु प्रारंभ होने पर जेठ शिकार करते हैं। उरांवों द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को दौराहा शिकार कहते हैं। उरांव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ नवंबर दिसंबर में धन कटनी के बाद होता है। अब देखिए उरांव संथाल जनजाति में हम लोगों ने कब देखा था, माघ में, है ना, माघ बोंगा में देखा था कि माघ में उन लोगों का मतलब नए जो मतलब आपकी कैलेंडर की हिसाब से होती है, तो वहाँ पे उन लोगों की वहाँ पर थी, यानी कि माघ में। और उरांव जनजाति की बात करूँ तो ये होते हैं नवंबर दिसंबर में धन कटनी के बाद, यानी धान कटाई के बाद। इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार कर्मा, भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा कब मनाया जाता है, ये 1 नंबर में पूछा जाता है, तो भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। सरहुल या खद्दी, चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को
क्या मनाया जाता है? तो सरहुल। जतरा जेठ अघन व कार्तिक माह में धर्मेश देवता के सम्मान में, यानी कि जतरा देखते हैं हम लोग अघन में भी लगता है, जेठ में भी लगता है और कार्तिक माह में भी लगता है। किनके सम्मान में? तो धर्मेश देवता के सम्मान में। सोहराय कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में, यानी कि सोहराय कब होता है और ये कितने दिनों तक चलने वाला है? 3-4 दिनों तक ये चलता है। और ये क्यों चलता है कि मतलब खेती बाड़ी से आदमी थोड़ा सा फ्री होता है तो उसके बाद में पशुओं को ये एक प्रकार का थैंक यू भी करा जाता है। फागु पर्व फागु माह में होली के समरूप होता है, यानी कि देखिए फागु पर्व क्या है कि फागुन में हम लोग क्या खेलते हैं? होली। तो इन्हीं के समरूप क्या होता है? फागु पर्व होता है। यह जनजाति स्थायी कृषक बन गई है। ये जनजाति पहले कृषक नहीं थी लेकिन अभी क्या है कि ये स्थायी कृषक बन चुकी है। प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आने के बाद उरांव जनजाति ने जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। जैसा कि हम लोग सभी जान रहे हैं कि मतलब उरांवों का मतलब झारखंड में प्रवेश किधर से किए? तो दक्कन तरफ से किए थे। और ये लोग छोटा नागपुर आने के बाद क्या करते हैं कि जंगलों का साफ सुथरा करते हैं। वहाँ पे ये लोग घर बनाते हैं। घर बनाएंगे तो उनके जाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, खाने पीने के लिए। तो ये कृषि कार्य प्रारंभ कर देते हैं और ऐसे उरांव को भूंइहर कहा जाता है तथा इनकी भूमि को भूंइहर भूमि व गांव को भूंइहर गांव कहा जाता है। देखिए, और बाद में आने वाले उरांव को रैयत या जेठ रैयत कहा जाता है। देखिए, जो जनजाति यानी कि जो उरांव पहले आई, जंगल को साफ की, जंगल को साफ करके वहाँ की जो भूमि है, ऐसा तो नहीं है कि अगर हम यहाँ आएँ, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दें उसके बाद में यहाँ की जो हम लोगों की यहाँ रहने लायक हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आने के बाद इनको जलाना पड़ता होगा। साफ़ सुथरा करने के बाद अगर यहाँ पे हम कृषि कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो ऐसे उरांव को हम क्या बोलेंगे? भूंइहर बोलेंगे। और इनकी भूमि, ये जो भूमि है, इनको क्या बोलेंगे? तो भूंइहर भूमि बोलेंगे। और इनके गांव अब एक आदमी एक बार में एक ही आदमी थोड़े आएगा, ज़्यादा आएगा, तो इनको क्या बोलेंगे? भूंइहर गांव बोलेगा। और बाद में आने वाले जो उरांव है, जो भूंइहर के बाद में आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रैयत या फिर जेठ रैयत। उरांवों में पसरी नामक एक विशेष प्रथा पाई जाती है जिसके अंतर्गत आपस में मेहनत का विनिमय किया जाता है या किसी को हल बैल देकर उससे खेत जोतने व कोड़ने की सहायता ली जाती है। देखिए, पसरी एक विशेष प्रकार की प्रथा है जिसके अंतर्गत क्या होता है ना कि आपस में मेहनत का विनिमय किया जाता है। सपोज आपके यहाँ आज 2 खेत है ना, ये मान के चलिए ए का है, ये बी का है। तो ए बोलेगा कि भाई आज ए के पास हल बैल सब है, इनके पास भी मतलब इनके पास लोग ज़्यादा हैं, तो ये बोलेगा भाई तुम मेरा हल बैल यहाँ चला दो, उसके बाद में मेरा जो है रोपनी सब आपके यहाँ भी रोपिएगा। इस टाइप पे मतलब मेहनत का विनिमय किया जाता था कि आपके घर से आज यहाँ रोपनी है तो मेरे घर से कल यहाँ पे रोपनी जाएगा। इस प्रकार का मतलब मिलजुल करके काम किया जाता है। इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल, जंगली पक्षी तथा फल है। यानी कि देखिए सारे जनजातियों में अप्रोक्स मतलब इनका जो प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है वो है चावल ही होता है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है। अगर बोला जाएगा 1 नंबर मतलब क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो बंदर का मांस खाना निषिद्ध है या फिर निषेध है, तो वो जनजाति होगी आपकी उरांव। हड़िया इनका प्रिय पेय पदार्थ है। ठीक है, यानी कि देखिए हड़िया जो होती है वो चावल की जो बनती है ना, वो राइस बियर, तो ये इनका क्या है? प्रिय पेय है। उरांव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश या धर्मी है जिन्हें जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समान माना जाता है। देखिए, उरांव जनजाति का जो प्रमुख देवता है वो है धर्मेश या फिर धर्मी, जो कि क्या है? सूर्य के समरूप है, जो जीवन तथा प्रकाश देते हैं और इन्हें सूर्य के समान माना जाता है। उरांव जनजाति के प्रमुख देवी देवता, यानी कि देखिए इनके जो देवी देवता होते हैं उनके मतलब नामकरण। मरांगबुरु, ये किनको बोलेंगे? मरांगबुरु, तो ये पहाड़ देवता को बोलेंगे। ठाकुर देव, तो ग्राम देवता को। डिहवार, ये सीमांत देवता को बोला जाता है। पूर्व जातमा, ये कुल देवता को बोला जाता है जो घरों में होते हैं।
इस जनजाति में फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा तथा गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गौरैया पूजा का आयोजन किया जाता है। देखिए, फसल की रोपनी होती है उस समय कौन सा पूजा किया जाता है, तो उस समय किया जाता है भेलवा पूजा। और गांव की कल्याण के लिए वर्ष में एक बार कौन सी पूजा होगी, तो वो होगी आपकी गौरैया पूजा। उरांव गांव का धार्मिक प्रधान पाहन तथा उनका सहयोगी पुजार कहलाता है। उरांव का मुख्य पूजा स्थल क्या है, तो शरणा स्थल कहलाता है। इनके पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान को शासन कहते हैं। देखिए, इनकी जहाँ पे पूर्वजों का जो अंतिम संस्कार होता है उनके बाद में इनकी आत्मा को ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों की आत्मा को रखा जाता है, तो इनके जो निवास स्थल है उन्हें क्या कहा जाता है, तो शासन। इस जनजाति में जनवरी में हड़बोरा संस्कार का आयोजन किया जाता है, जिसमें साल भर में मरे गोत्र के सभी लोगों की हड्डियों को नदी में निक्षेपित किया जाता है तथा इसे गोत्र खुंदी कहा जाता है। अब देखिए, हड़बोरा संस्कार में क्या होता है ना कि जिसमें साल भर में के लोग जितना भी होता है, जितना लोग मर जाता है, तो वो सभी लोग का हड्डियों को निकाल करके नदी में क्या करता है, प्रवाहित करता है। इसे बोला जाता है गोत्र खुंदी। और देखिए, मान्यता है कि हड़बोरा संस्कार के बाद इनकी आत्माओं पूर्वजों की आत्मा से मिलती है जिन्हें कोहा पेंजा कहा जाता है। अब देखिए, हड़बोरा संस्कार इतनी मतलब इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है गोत्र खुंदी, क्योंकि एक मान्यता है कि इनकी जो आत्मा होती है वो हमारी पूर्वज की आत्मा से मिलती है। ठीक, इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है कोहा पेंजा। उरांव तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं। अगर बोला जाए कि काला जादू में और ये तांत्रिक विद्या में सबसे निपुण कौन सी जनजाति होती है, तो वो होती है आपकी संथाल, वहाँ की संथाली महिलाएं। लेकिन उरांव में तांत्रिक और जादुई विद्या में विश्वास करते हैं। इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है माटी। उरांव जनजाति में शवों को सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है। ईसाई उरांव के शव को अनिवार्य ईसाई उरांव के शवों को अनिवार्यतः दफनाया जाता है तथा इनके सभी क्रियाकर्म जो होते हैं वो ईसाई परंपरा के अनुसार किए जाते हैं। देखिए, अगर कोई जनजाति है मतलब सबसे ज़्यादा जिनका धर्मांतरण हुआ है तो इन्हीं का हुआ है, उरांव जनजाति का हुआ है। और किन में हुआ है, तो उनका हुआ है ईसाई में। ठीक है, और अगर आप उरांव ईसाई को मान रहे हैं तो अनिवार्यतः आपको दफनाना ही पड़ेगा। और इनका जो क्रियाक्रम है, दाह संस्कार की क्रियाक्रम जो बोलते हैं, वो ईसाई परंपरा के अनुसार की जाती है। अब है घुमकुरिया। ये घुमकुरिया क्या है, तो ये है आपका युवा गृह, शिक्षण प्रशिक्षण का केंद्र होता है। घुमकुरिया अथवा घुमकुरिया एक युवा गृह है जिसमें युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है ना। यानी कि देखिए, एक युवक और युवतियां को अपनी जनजातियां, अपनी रीति रिवाज, अपनी परंपरा, जो कल्चर है उसको कहाँ से उनका ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वो ट्रेनिंग जो होता है, ट्रेनिंग हाउस होता है, वो होता है आपका घुमकुरिया। इसमें 10-11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है तथा विवाह होते ही इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यानी कि देखिए, अगर आप मतलब जनजाति टाइप से आते हैं तो आप देख पाइएगा कि आप 10-11 वर्ष में आपका क्या होता है, यहाँ पे एंट्री मिलती है और जैसे ही आपकी विवाह होती है यहाँ पे इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यानी कि बोला जाए तो यहाँ पर बैचलर को ही अलाउ है। घुमकुरिया में प्रायः सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है। यानी कि देखिए, सरहुल के समय ये 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है। इसके लिए एक दीक्षा समारोह का भी आयोजन किया जाता है। यानी कि घुमकुरिया में आपको शामिल होने के लिए एक दीक्षा समारोह का भी आयोजन किया जाता है। घुमकुरिया में प्रवेश करने वाले सदस्यों की 3 श्रेणियां होती हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पर जो घुमकुरिया है वहाँ पे 3 श्रेणियाँ होगी। एक पूना जोखर, प्रवेश करने वाले नए सदस्य को क्या बोलेंगे, पूना जोखर।
मांझ जोखर जो 3 वर्ष बाद होती है, तथा कोहा जोखर। ठीक है, पूना जोखर जो बोलेंगे प्रवेश करने वाले नए सदस्य को, यानी कि जो न्यू कमर है, अभी आया है, उनको क्या बोलेंगे, पूना जोखर। और मान जोखर 3 वर्ष बाद, यानी कि जो युवा गृह या फिर घुमकुड़िया में 3 वर्ष मतलब अपना मतलब स्पेंड कर चुका है। और कोहा जोखर ये होता है कि ये वयस्क युवा होते हैं जिनका इनके बाद जो होता है घुमकुड़िया से विवाह होने के इनका बाद इनका विवाह हो जाता है, यानी कि यहाँ से ये निकलने के क्रम में होते हैं। ठीक है, कोहा जोखर। इसमें युवकों के लिए जोक हेड़पा तथा युवतियों के लिए पेड़ एड़पा नामक अलग अलग प्रबंध होता है। जोक का अर्थ होता है कुंवारा, यानी कि देखिए युवक के लिए क्या होता है जोक एड़पा, तथा युवतियों के लिए नामकरण क्या है पेल एड़पा। इनका भी अलग अलग मैनेजमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप मेल और फीमेल एक जगह रख सकते हैं, इनके लिए भी आपको अलग अलग मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जोक का अर्थ क्या होता है, तो जोक एड़पा और पेल एड़पा। तो जोक का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा कुंवारा, यानी कि बेचलर। जोक एड़पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। देखिए जोक एड़पा जो है वो जो युवकों के लिए होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, धांगर कुड़िया, जिसके मुखिया को धांगर या महतो कहते हैं। देखिए यहाँ पे मतलब दोनों को देखभाल करने के लिए एक मेन लीडर की आवश्यकता होती है। जो मुखिया होते हैं उनको कहा जाता है धांगर या फिर महतो। और इनके एक जोक एड़पा का अलग नाम भी है, वो क्या है, धांगर कुड़िया। और इसके मुखिया को धांगर या महतो तथा इसके सहायक को कोतवार कहा जाता है। देखिए जो धांगर का जो सहायक होता है उन्हें बोला जाता है कोतवार। पेल एड़पा की देखभाल करने वाली महिला, पेल एड़पा की देखभाल करने वाली महिला को क्या बोला जाता है, तो बड़की धांगरिन बोला जाता है। धुमकुड़िया के अधिकारियों को 3 वर्ष में बदल दिया जाता है, जिसके लिए मुखिया हंडी यानी हड़िया पीना एक समारोह का आयोजन किया जाता है। देखिए घुमकुरिया का जो आधिकारिक जो 3 वर्ष में बदल दिया जाता है, यानी कि देखिए जो इंसान महतो या धांगर है या फिर जो इंसान कोतवार है वो आजीवन तो नहीं रह सकता ना, या फिर जो महिला बड़की धांगरिन है वो कितना मतलब यहाँ का देखभाल करेगी। इसके लिए क्या होता है ना कि इसका हर 3 वर्ष में इनको एक्सचेंज किया जाता है, तथा इसके लिए मुखिया हंडी यानी कि हड़िया पिया जाता है इसमें बैठ के। तो ये एक समान समारोह का भी आयोजन होता है, जिसके बाद में इनकी यहाँ पे नियुक्ति की जाती है कि कौन आदमी मतलब धांगर बनेगा और कौन बड़की धांगरिन बनेगी। ये होता है आपका धुमकुड़िया। तो यहाँ से मुंडा है अब। ठीक, तो देखिए अब हम लोग को का ये जनजाति की सीरीज में आज हम लोग देखें उरांव जनजाति। तो उरांव जनजाति के बारे में हम लोगों ने इसके महत्वपूर्ण बातें को देखा, उसके बाद में फिर समाज और संस्कृति को पढ़े, हम लोग जाने आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, है ना, सारे कुछ हम लोग इसमें एक वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है समझने में या फिर किसी मतलब थोड़ा बहुत भी आपको अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना। आप टेलीग्राम चैनल में भी इसको बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैम हमको यहाँ दिक्कत है या फिर सर हमको यहाँ पे दिक्कत है, तो वहाँ आपको पर्सनली ग्रुप में ही बोल दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में भी। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग को कहीं दिक्कत है किसी प्रकार की तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग क्या कीजिए कि यूट्यूब का बेल आइकन जो है ना उन्हें आप प्रेस कीजिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को और धारदार बनाते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।